स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण एक मॉडल पेपर को हल करेंगे। और दोस्तों, ये क्लास 10 की हिंदी का तीसरा मॉडल पेपर है। इसमें सभी प्रश्न जो है ना एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये सभी प्रश्न जो है ना 100% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आएगा ना उसको प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन जो आएगा ना उसको प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पे जब भी कोई लाइव क्लास हो ना तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और दोस्तों, वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो जल्दी से जाके आप लोग ऑनलाइन टेस्ट को भी दे सकते हैं। पहले वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न के साथ वीडियो को प्रारंभ किया जा रहा है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, प्रश्न यह है कि प्रियतम का स्त्रीलिंग होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका प्रेमिका या फिर प्रिया, और ऑप्शन सी है प्यारी या फिर प्रियतमा। तो फ्रेंड, प्रीतम का जो स्त्रीलिंग रूप होता है ना, क्या होता है, प्रियतमा होता है, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये कराए कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, मदन ने कासू के जो है ना 2 दांत तोड़ डाले, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले, वही प्रश्न है। तो 2 दांत तोड़ डाले, यहाँ पे दूसरा प्रश्न को देख चुके हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये कराए कि दधीची की हड्डी से क्या बना था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन ए में आपका दिया तलवार या फिर त्रिशूल, और ऑप्शन सी इंद्र का वज्र या फिर कुछ भी नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड, दधीची की हड्डी से जो है ना इंद्र का वज्र बना था, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न क्या कराए कि इनमें से कौन शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पे आपको जो है ना क्या बताना है कि शुद्ध शब्द कौन है। तो फ्रेंड, इसमें से जो शुद्ध शब्द होगा ना उत्सव हो जाएगा। उत्सव को ओ दत्तोत्सव वो इस तरह लिखा जाता है, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड, देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या कराए कि कान भरना मुहावरे की सही अर्थ है। ठीक है, तो फ्रेंड, कान भरना मुहावरे का जो सही और सटीक अर्थ होता है ना, निंदा करना होता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि अनामिका का जन्म कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो फ्रेंड, अनामिका का जो जन्म हुआ था ना, कहाँ पे हुआ था, तो मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न क्या कराए कि दुर्घई का उच्चारण स्थान क्या है। तो फ्रेंड, दुर्घई का जो उच्चारण स्थान है ना तालु है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, तालु हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुण संधि का उदाहरण कौन है। तो ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है महा प्लस ईश्वर, ये जो है ना गुण संधि का उदाहरण है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सात कोड़ी होता का जन्म कहाँ पे हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है भी प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सात कोड़ी होता का जन्म जो हुआ था ना, कहाँ कब हुआ था, 1929 ईस्वी में हुआ था। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न क्या कराए कि नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया मगम्मा या फिर पपाती या फिर सीता, और ऑप्शन डी है मंगू। ठीक है, तो फ्रेंड, नगर कहानी में जो मुख्य पात्र है ना कौन है, तो पपाती है। इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा। 11 नंबर प्रश्न क्या कराए कि ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी कि जो ढहते विश्वास कहानी है ना, ये किस भाषा से लिया गया है, कन्नड़ या फिर तमिल, और ऑप्शन सी उड़िया या फिर गुजराती। ठीक है, तो फ्रेंड, ढहते विश्वास जो है ना ये उड़िया भाषा से लिया गया है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिएगा ध्यान से क्या कराए कि दूर चट्टानों की डंडी गोद में किस कहानी की पंक्ति है। यानी कि यहाँ पे जो ये पंक्ति लिया गया है ना, दूर चट्टानों की डंडी गोंद में, ये किस मतलब कवि की पंक्ति हुई आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो पंक्ति है ना किसकी है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है रेनर मारिया रिल्के की पंक्ति है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या कराए कि जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध यहाँ पे आपको बताना है कि आलोचकों द्वारा रविंद्र युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है मनवियगम, या फिर ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है वनलता सेन, या फिर रूपसी बंगला, या फिर झरा पालक। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे जीवनानंद दास की जो कविता है ना प्रबुद्ध आलोचका के द्वारा रविंद्रोदय युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है, मतलब किसने दी गई है, किस कविता को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है वनलता सेन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्या कराएगी आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। तो ऑप्शन ए में आपको पुस्तक की शिक्षा, या फिर यंत्रों की शिक्षा, या फिर बुद्धि की शिक्षा, या फिर हृदय की शिक्षा। ठीक है, तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय था, तो हृदय की शिक्षा था। यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन में बिल्कुल डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या कराए कि आविनियो ने, यहाँ पे आपको बताना है कि आविनियो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने हृदय की रचना की हुई, आपको गद्य की रचना की। तो आविनियो जो है ना 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की, तो 27 गद्य की रचना की, से आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। ठीक है, ये जो धरती कब तक घूमेगी है ना किस भाषा से लिया गया है, तो ये जो है ना राजस्थानी भाषा से लिया गया है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसको जो है ना दबा करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि पपाती को कौन सा रोग था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड पपाती को जो ना कौन सा रोग था वही आपको बताना है, टिटनेस, या फिर हाइजा, या फिर कैंसर, और ऑप्शन डी है मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो पपाती को जो रोग था ना दोस्तों क्या था वही आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा मतलब 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना क्या हो जाएगा, पपाती को जो है ना हैजा रोग था, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या कराए कि वीरेंद्र डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो फ्रेंड वीरेंद्र डंगवाल को जो है किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो दुष्ट चक्र में श्रेष्ठा, इसी कृति में जो है ना साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वीरेंद्र डंगवाल को। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या कराए कि प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम यानी कि क्या रिजल्ट रहा वही आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि डॉक्टर अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड है ये डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो है ना बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, तो जाति प्रथा को मानते हैं। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि अंबेडकरों की दृष्टि से, यहाँ पे आपको बताना है कि अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का जो वास्तविक रूप होता है ना, जिस तरह दूध और पानी का मिश्रण होता है ना, ठीक उसी प्रकार होता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि मदन किसका पुत्र था। ये प्रश्न जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि मदन जो है ना किसका पुत्र था वही आपको बताना है। ये मदन जो है ना किसका पुत्र था,
गिरधर का पुत्र था, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 23वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है फ्रेंड। प्रश्न ये कह रहा है कि विष के दांत कैसी कहानी है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि विष के दांत जो है ना ये कैसी कहानी है। तो ये जो है ना एक तरह का किस तरह का कहानी है, सामाजिक या फिर ऐतिहासिक या फिर धार्मिक या फिर मनोवैज्ञानिक, ठीक है। तो विष के दांत जो है ना यह एक तरह का मतलब कैसा कहानी, मनोवैज्ञानिक कहानी है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताने कि प्रल मानव का अर्थ है। तो फ्रेंड प्रल मानव का जो अर्थ होता है ना क्या होता है वही आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड प्रल मानव का जो अर्थ होता है ना क्या होता है वही आपको बताना है। तो प्राचीन मानव होता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 25वां प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि हरकस थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया वनस्पति वैज्ञानिक या फिर भूगर्भ शास्त्री या फिर प्राणी वैज्ञानिक या फिर पुरातत्वविद। तो फ्रेंड ये जो हरकस थे ना क्या थे, मनोवैज्ञानिक थी, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो है ना सॉरी यहाँ पे 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना प्राणी वैज्ञानिक थे हरकस, यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 26वें प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि बेतमा कहाँ है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बेतमा जो है ना कहाँ पे है, इंदौर के पास है या फिर इलाहाबाद के पास है या फिर पुणे के पास है या फिर पटना के पास है, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो बेतमा है ना कहाँ पे वही आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन मतलब 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना पटना के पास है बेतमा, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न क्या कराए कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका जो 11 रुपये या फिर 50 रुपये या फिर 20 रुपये या फिर 100 रुपये, ठीक है। तो फ्रेंड रिश्तेदार की पत्नी के जो है ना कितने रुपये खो गए, तो 11 रुपये खो गए, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न क्या कराए कि शेक्सपियर कौन था, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो शेक्सपियर थे ना ये कौन थे, नाटककार थे, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था ना कब हुआ था, 1964 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है फ्रेंड। प्रश्न ये कह रहा है कि शहर अब भी संभावना है, यह कृति किसकी है, काफी महत्वपूर्ण है। तो शहर अब भी संभावना है, ये जो कृति है ना किसकी वही आपको बताना है, ये कृति जो है ना किसकी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है विमल मित्र की या फिर उपेंद्र नाथ अशोक की, और ऑप्शन सी है गिरधल गोपाल की या फिर अशोक वाजपेयी की। तो फ्रेंड सर अब भी संभावना ये जो कीर्ति है ना किसकी, अशोक वाजपेयी की है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है फ्रेंड। प्रश्न ये कराए कि संतू मछली लेकर क्यों भाग गया, ठीक है। तो फ्रेंड संतू मछली लेकर जो है ना क्यों भाग गया, कुएं में डालने के लिए भाग गया, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण है हिंदी के 48 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस के मॉडल पेपर को सोल्व कर रहे हैं। और दोस्तों ये क्लास 10 के हिंदी के मॉडल पेपर का चौथा पार्ट को देख रहे हैं। इससे पहले अगर आप सभी पार्ट को नहीं देखिए ना तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके जो है ना सभी पार्ट को बारी से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं 32वां प्रश्न क्या कराए कि सुलोचना क्या थी, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे सुलोचना क्या थी, अभिनेत्री थी या फिर मंत्री थी या फिर गायिका थी या फिर नर्तकी थी, ठीक है। तो सुलोचना जो है ना ये क्या थी, अभिनेत्री थी, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 33वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि टोल्स्टॉय कौन थे, यहाँ पे आपको बताना है कि ये टोल्स्टॉय जो ना कौन थे, रूसी लेखक थे या फिर चीनी लेखक थे या फिर अंग्रेजी लेखक थे या फिर फ्रेंच लेखक थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो टोल्स्टॉय थे ना कौन थे, रूसी लेखक थे, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था ना कहाँ पे हुआ था, नानकाना साहब में हुआ था, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 35वां प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड। प्रश्न ये करा है कि रहीराज किसकी कृति है। तो यहाँ पे आपको बतलाना है कि रहीराज जो है ना किसकी कृति है, तो गुरु नानक की कृति है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 36वें प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वाड़ी है। तो ये जो बात जो है ना किसने कहा, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका निराला जी ने, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, या फिर रामविलास शर्मा ने, या फिर रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, तो फ्रेंड कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वाड़ी है। ये जो बात कहा था ना किसने कहा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 37वें प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि मनमानिक में कौन सा अलंकार है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि मनमानिक में कौन सा अलंकार है, उपमा या फिर उत्प्रेक्षा या फिर रूपक, और ऑप्शन डी है सलेस। ठीक है, तो फ्रेंड मनमानिक में जो अलंकार है ना क्या है वही आपको बताना है। तो रूपक अलंकार, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 38वां प्रश्न क्या करा है कि प्रेम धन किस युग के कवि थे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेम धन जो है ना किस युग के कवि थे, आदिकाल युग के, या फिर भक्ति काल युग के, या फिर भारतेंदु युग के, या फिर छायावाद युग के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो प्रेम धन है ना किस युग के कवि थे, तो भारतेंदु युग के कवि थे, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 39वां प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड। प्रश्न ये करा है कि प्रेमधन ने किस समाज की रचना की, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है धनी समाज की, या फिर कलावंत समाज की, या फिर रसिक समाज की, या फिर भक्त समाज की। तो फ्रेंड प्रेमधन ने जो है किस समाज की रचना की, तो वही आपको बता देना है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका रसिक समाज की रचना की, ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 40वां प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड। प्रश्न ये करा है कि प्रेम घन का जन्म कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेम घन का जो जन्म हुआ था ना कहाँ पे हुआ था, तो मिर्जापुर में हुआ था, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 41वां प्रश्न को देखिएगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि भारत माता के संबंध में क्या सही है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत माता के संबंध में क्या सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ ग्राम वासिनी, यानी कि भारत माता के संबंध में जो है ना ग्राम वासिनी सही है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 42वां प्रश्न क्या करा है कि जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे, तो फावड़े और कुल्हाड़ी होंगे। यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया फावड़े और हल, ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 43वां प्रश्न क्या करा है कि अज्ञे के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड है अज्ञे के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है ना कौन सा वाद जुड़ा हुआ है वही आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी में आपका जो प्रयोगवाद, ठीक है प्रयोगवाद जुड़ा हुआ है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 44वां प्रश्न क्या करा है कि कुंवर नारायण कैसी कवि है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड ये जो कुंवर नारायण है ना कैसी कवि है, रहस्यवादी कवि है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 45वां प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये करा है कि वीरेंद्र डंगवाल किस विचारधारा के कवि है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो वीरेंद्र डंगवाल है ना किस विचारधारा के कवि है, जनवाद या फिर रहस्यवादी या फिर रीतिवादी या फिर सूफी। तो फ्रेंड है ये जो वीरेंद्र डंगवाल है ना ये रहस्यवादी मतलब रहस्यवादी विचारधारा के कवि, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 46वां प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो यहाँ पे आपको बताने कि कौन ऐसा शब्द है जो पुल्लिंग है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको कपट या फिर सुंदरता या फिर मूर्खता या फिर निद्रा। तो फ्रेंड यहाँ पे जो शब्द पुल्लिंग होगा ना कौन सा शब्द होगा, तो कपट हो जाएगा पुल्लिंग शब्द, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न क्या कराया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन ऐसा शब्द है जो एक वचन नहीं है, इनके अलावा जो होगा ना बहुवचन होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया समाचार, ये जो है ना बहुवचन है, एक वचन नहीं है। इनके अलावा आग हो गया, हवा हो गया और वर्षा हो गया, ये तीनों जो है ना एक वचन है, लेकिन ये समाचार जो है एक वचन नहीं है, इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 48वां प्रश्न क्या कराए कि वचन का क्या अर्थ होता है, ठीक है। तो फ्रेंड वचन का जो सही और सटीक अर्थ होता है ना, क्या क्या होता है, कहना होता है, संख्या होता है, बताना होता है, यानी कि ये सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 की हिंदी की काफ़ी महत्वपूर्ण 48% के मॉडल पेपर को सॉल्व कर चुके हैं। और आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि 48% में से पहले से आप लोग को कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर याद था। और दोस्तों इनके साथ साथ ये SW क्वेश्चन का आंसर क्या लगता है जल्दी से बताइए कमेंट करके। इसका भी राइट आंसर क्या होगा कि बहादुर कहाँ के रहने वाला था, ठीक है। तो इसका जो भी आंसर लगता है ना, आप लोग जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइए। इनके साथ साथ जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569, ठीक है। इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों वेबसाइट पर ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं ना, तो जल्दी से जाइए, आज का टेस्ट जो है ना जल्दी से फटाफट से दे दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखने के लिए थैंक यू। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, जितना भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, चारों तरफ फैलाइए, ताकि वो भी जो है ना बोर्ड परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके और काफ़ी अच्छे मार्क्स 480 प्लस मार्क्स अचीव कर सके, ठीक है। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।